हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 23, अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश से अभिप्राय ऐसे गद्यांश से है जिसे विद्यार्थी ने निर्धारित पाठ्य पुस्तक में ना पढ़ा हो। भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि विद्यार्थी केवल पठित सामग्री के विषय में ही ज्ञान और बोध प्राप्त न करे, बल्कि सीखी हुई समझ का अन्य स्वतंत्र संदर्भों में प्रयोग भी करे। साथ ही अपठित सामग्री को पढ़कर तत्संबंधित प्रश्नों का उत्तर भी दे सके। प्राय परीक्षा में अपठित गद्यांश देकर प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अपठित गद्यांश क्या होता है? हमें एक पूरा पैराग्राफ दिया होता है, फिर उसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका हमें उत्तर ढूंढना पड़ता है। अब हम उसका उत्तर तो तभी देंगे जब हम उस क्या करेंगे, उसको अच्छे से समझ सकेंगे, हमें उसका मीनिंग समझ आएगा। और क्लियर को भी बताया गया है कि बच्चे जो कॉपी में कराते हैं वो तो रट लेते हैं, पर अगर अलग से होके कुछ आ जाए तो उसमें भी अपना दिमाग अच्छे से चला सके और उसको हल कर सके। तो किस किस बातों का हमें ध्यान देना चाहिए? प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में ही होता है। उत्तर की खोज के लिए गद्यांश से 2-4 बार पढ़कर समझ लेना चाहिए। इससे सटीक उत्तर देने में सहायता मिलती है। यानी इसके 2-3 बार पढ़ो, जो आंसर है हमें उसी ऐसे नहीं है। गद्यांश के मुख्य विचारांशों, मुद्दों अर्थात बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए। यानी जो लग रहा है मेन पॉइंट्स है उसको साथ के साथ अंडरलाइन करते चले। गद्यांश का मूल भाग जो पत्तियों बनाए रखते हुए बिंदुओं को अपने शब्द में लिखना चाहिए। यानी अगर ऐसा लग रहा है हार्ड सा है तो इसकी थोड़े अपनी लैंग्वेज में लिखनी। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही देने चाहिए, अतिरिक्त जानकारी के आधार पर उत्तर ना दें। यानी जो जितना उसमें लिखा है उतना ही लिख के अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना। चित्रों की भाषा सरल, सुबोध और अभिव्यक्ति स्पष्ट हो। यानी जो अपने आंसर लिखोगे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त, यानी जितना हो सके उसको छोटे से छोटा लिखो। और ये भी नहीं कि अधूरा ही छोड़ दिया, तो बात को कंप्लीट करना है। तो देखो, ये जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, आलस्य में और नींद की गोद में मस्त रहने से व्यक्ति के तन मन की शक्ति का ह्रास होता है। किसी ने ठीक भी कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन की संकल्प शक्ति से सदाचरण से और निर्मल विचारण से मन शक्तिशाली होता है। अकर्मण्यता और दुर्भावनाएं घर तो कमजोर बनाती हैं। तन का स्वास्थ्य भी कर्मण्यता और सद्भावनाओं की अपेक्षा रखता है। आराम हराम है, शायद इसलिए कहा जाता है आराम के हाथ को तन और मन दोनों मारे जाते हैं। मन में जागरण की शक्ति नहीं रहती और शरीर कर्मठा का बल हो बैठता है। अतः आलस्य, आराम और नींद के कुप्रभाव को पास ना पटक मिले। ये पैराग्राफ हो गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पूछ लो। तो तन मन की शक्ति का ह्रास कब होता है? जब व्यक्ति हर समय आराम चाहता है तब तन मन की शक्ति का ह्रास होता है। मन को शक्ति देने में कौन कौन से कारण हैं? तो संकल्प, सदाचारण और निर्मल विचार मानवीय शक्ति के कारण है। आराम के हाथों तन मन क्यों मारे जाते हैं? आराम काम नहीं करने देगा, इसलिए आराम के हाथों तन मन मारे जाते हैं। यानी अगर तुम आराम करोगे तो तुम काम नहीं कर पाओगे, और काम नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। आलस्य, आराम और नींद के कुप्रभाव के पास क्यों नहीं पटकने देना चाहिए? तो आलस्य, आराम और नींद के से मन में जागरण की शक्ति और तन की कर्मठा खत्म हो जाती है, इसलिए इन्हें पास वहाँ पटकने देना चाहिए। यानी अगर हम आलस करेंगे तो फिर क्या होगा, हम कुछ भी अच्छी चीज प्राप्त नहीं कर सकें। तो जितना हम इनसे दिलवाएंगे उतना ही हम अपनी चीजों में सफल हो पाए। तो ऐसे ही हमें पैराग्राफ दिया होता है, इसको हम अपठित गद्यांश लिखते हैं और कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें हमें इसको समझ के अपनी भाषा में लिखना होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।